संस्कृत की तरह होती हैं। बच्चों को बताइए कि वहाँ रूप रचना में आपके 24 रूप हो जाते हैं और यहाँ पर आपके 6 रूप रह गए हैं। तो 6 रूप जो हैं तो कितना हो गया, 6 चौक 24, 1/4, चौथाई। तो व्याकरण चौथाई रह गया। यानी कि हिंदी का व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से विभक्तियों के स्तर पर जो है वो 1/4 है। तो बच्चों को आसानी होगी। वो संस्कृत मानते हैं, आम धारणा है कि हिंदी का व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से भी कठिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह सरल है और बहुत सरल है। अब कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर आदि, संबोधन हे अरे अजी अहो आदि। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बताऊं, जरूरी नहीं है कि कारक को हम कारक कहें। इसको संबंध तत्व के नाम से भी बच्चों को समझाया जा सकता है ना। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो ने क्या है, राम ने संबंध तत्व है किसका, कर्ता का। मोहन को पुस्तक दी तो को संबंध तत्व किसका है, कर्म का। तो यहाँ पर यह बड़ा सहज हो जाता है कि आप बच्चों को एक कारक बाद में बताइएगा, समझाइएगा, और यदि जरूरी नहीं है तो मुक्त भी कर सकते हैं उससे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्हें समझा दीजिए कि आप कारक की जगह यदि यह ऐसा कहें कि यह संबंध तत्व है, संबंध तत्व माने कि जोड़ने वाला, दो किसको जोड़ने वाला, राम ने मोहन और राम को जोड़ता है ना। तो कारक का जो प्रयोग है वो इसीलिए तो किया गया है। बच्चे के ये समझ में नहीं आता कि कारक का आखिर कारण क्या है कि कारक है। तो कारक का जो सीधा सा काम है वो दो चीज़ों के मध्य सेतु का काम करना है। पेड़ से पत्ते अलग हुए, है ना, तो पत्ते और पेड़ से जो है अलग होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ सीधे सीधे रूप में से जो है संबंध तत्व है पेड़ से, किसका, पेड़ का। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सामान्य सी हैं और बच्चा बड़े सरल रूप में उन्हें पढ़ सकता है। तो आप उसे जब सरल पढ़ा देंगे एक बार उसकी समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर सामान्य रूप से 10-15 दिन थोड़ा सा अभ्यास करा दिया जाए तो एक हमारा विद्यार्थी जो स्नातक, स्नातकोत्तर या माध्यमिक स्तर का है वो बड़े सहज रूप में, बड़े ग्रहणीय रूप में, बड़ी आत्मीयता के साथ इस व्याकरण को ले सकता है। लेकिन ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है हमें ये समझाने की कि व्याकरण को पढ़ने से हमारा बौद्धिक जो ज्ञान है वह बढ़ेगा और भाषिक सामर्थ्य, उस पर पकड़, उसकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है उसका विकास हो जाएगा। खाली कविता पढ़ लेना, कहानी पढ़ लेना, नाटक पढ़ लेना, अपनी बात कह देना संपूर्ण भाषिक ज्ञान नहीं है। यदि कोई कहे कि कर्म को कर्ता बताने लगे तो उस छात्र का क्या होगा जिसे नहीं पता, उसके लिए तो सब बराबर है, करता है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब जो हैं बच्चे तक पहुंचनी बहुत अनिवार्य है और इनका ऐसे प्रभावी रूप में पहुंचना अनिवार्य है जिससे बच्चे को आनंद मिले, उसे सहजानुभूति हो। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पढ़ाने वाला अध्यापक है वह इतना आत्मीय हो, इतना अपनापन हो कि बच्चा उससे लेने का प्रयास करे और अपनी कठिनाई को उससे समझाए और अपनी समस्या का हल कर ले। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अध्यापक को भी ज्ञान होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अध्यापक को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन होता भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मान लेते हैं कि छात्र अपने आप पढ़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी शिक्षा, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, वह निरंतर शोध और अध्ययन की अपेक्षा रखता है। वह अपेक्षा छात्र से भी रखता है, विषय, मैं विषय की बात कर रहा हूँ, और वह विषय जो है अध्यापक से भी अपेक्षा रखता है कि वो पढ़े, इतना पढ़े और इस रूप में पढ़े।
10 पढ़े और 10 का एक ऐसा समीकरण छात्र को दे, एक ऐसा सूत्र दे जो उस एक सूत्र से वो 10 बातें उसे स्पष्ट हो जाए। तो अध्यापकीय कार्य इतना सहज नहीं है और हिंदी भाषा का शिक्षण भी इतना सहज नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इनको लेकर के बच्चों के साथ हमें कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से जब वाच्य पढ़ाए जाते हैं तो भी समस्या आती है। सीधे सीधे कहा जाता है कि जो है वाच्य की जो संस्कृत में परिभाषा दी गई वह उन्हें दे दी जाए। कृत्रिय वाच्य जिसमें संस्कृत की तरह का प्रयोग करके दिखाया जाता है और क्रमवाच्य में दिखाया जाता है और भाववाच्य में दिखाया जाता है, जबकि भाववाच्य संस्कृत की तरह का प्रयोग बिल्कुल हिंदी में नहीं दर्शाता है, संरचनात्मक दृष्टि से नहीं दर्शाता है ना। और जब नहीं दर्शाता है उसकी जो वाक्य संरचना है, उसका जो पदक्रम है वह अलग है, तो निश्चित रूप भाषा का यह रूप अलग होगा। और अब क्योंकि मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ, तो क्या इनकी आवश्यकता नहीं है? आप सोचते क्या हैं? नहीं, अगर भाषा जो है एक विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, यदि हम भाषा को शुद्ध रूप में देखें तो उसके लिए व्याकरण की बहुत आवश्यकता होती है। छात्रों को भाषा शुद्ध लिखने के लिए, बोलने के लिए भाषा में व्याकरण का होना अति अनिवार्य है। यदि व्याकरण होगा तो ही जीवन स्वरूप में और अच्छे प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं भाषा में। भाषा को जीवंत बनाने में व्याकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। व्याकरण के कारण ही हम भाषा को अच्छे स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में हम व्यक्त करते हैं। और भाषा एक विचारों की अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। और भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को, किसी भी चीज़ का वर्णन करना हो, किसी स्थान का वर्णन हो, तो उसके हम भाषा के स्वरूप में उसको व्यक्त करते हैं। यदि हम अच्छे व्याकरण जानते हैं तो शुद्ध भाषा का निरूपण हम करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी लोग जो भी है पढ़ेंगे लिखेंगे। आज का मूल्यांकन पद्धति परीक्षा है। परीक्षा में शुद्ध और व्याकरणिक भूल रहित यदि हम लिखेंगे अपने विचारों को, प्रश्नों को विशिष्ट स्वरूप में, तो उसके द्वारा हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए भाषा, कभी भी विद्यार्थी को व्याकरण से घबराना नहीं चाहिए। व्याकरण जो है वह मूल है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को अच्छी तरह शुद्ध रूप में ला सकते हैं और उसके विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए जो आपने बताया साहब, वो व्याकरण के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। वो व्याकरण के मूल स्वरूप में है और उसके द्वारा हम भाषा को अच्छी तरह से जान सकेंगे, भाषा का विकास होगा और भाषा का जो स्वरूप है बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसके द्वारा जो उनका भय है भाषा के प्रति वो दूर होगा, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही भाषा का विकास होगा। और जिसके कारण विद्यार्थी जो हैं वो अपना भाषा को संपूर्ण रूप से जान पाएंगे और उसको अपने अभ्यासक्रम जो भी है उनका पढ़ने का उसमें अपना सकेंगे। मैं एक अभी उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि वाच्य क्या है, वाच्य रट लीजिएगा। वाच्य रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। वाच्य है क्या? अब वाच्य क्रिया का रूप है जी। जब तक बच्चे को नहीं पता होगा कि ये क्रिया का रूप है, वो समझ नहीं पाएगा, उसे आत्मसात नहीं कर पाएगा। वाच्य के संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि वाच्य क्रिया के वे रूप हैं जिनसे स्पष्ट होता है क्रिया का होना। माने स्पष्ट होता है क्रिया का विधान, मतलब जो क्रिया की जो संबद्धता है, उसका जुड़ाव है, उसका संबंध है, वह कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है अथवा भाव के साथ है। मान लो राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम ने पुस्तक तो पढ़ी गई, लेकिन पढ़ता कौन है? राम पढ़ता है जी, है ना। तो राम से क्रिया का संबंध हो गया और मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो द्वारा पढ़ी जाती है, लेकिन पढ़ी क्या जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है ना। तो विधान क्रिया का कर्ता के साथ नहीं रहा और यह विधान जो है यह कर्म के साथ हो गया। तो वाच्य
कर्मवाच्य हो गया। लेकिन संकट ऐसा है कि अब भाववाच्य के साथ क्या किया जाए। संस्कृत में जो कहा क्या क्रिया अकर्मक हो जाएगी, मैंने पहले भी बताया कि संस्कृत का जो स्वरूप है वो हिंदी के जैसा नहीं है। अब यहाँ देखिएगा उदाहरण भाववाच्य का, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। मतलब एक तो पुस्तक है जो कर्म है, राम करता है लेकिन नहीं पढ़ी जाती, तो कर्ता ने भी अपना काम नहीं किया और कर्म भी नहीं हुआ। कर्ता अपना काम नहीं कर पाया तो क्रिया कर्ता के साथ भी नहीं जुड़ पाई, और कर्म नहीं हुआ, पुस्तक नहीं पढ़ी गई जो पढ़ी जाती है। तो जब वो नहीं पढ़ी गई तो विधान जो है क्रिया का वह कर्म के साथ भी नहीं रहा, और भाव क्या हुआ कि नहीं पढ़ी गई। तो नहीं पढ़ना तो बताता है ना कि क्रिया नहीं हुई, तो जब क्रिया हुई नहीं ना तो क्रिया ने कर्ता ने उस क्रिया को किया, और जब कर्ता ने किया ही नहीं तो कर्म भी नहीं हुआ। तो केवल यहाँ जो कर्म का जो है, क्रिया का जो है वो न होने का भाव है, न होना, नहीं पढ़ने का। तो यहाँ समझ लेना चाहिए कि भाववाच्य वहाँ होता है जहाँ सामर्थ्यहीनता हो, जहाँ कार्य की जो पूर्णता है वह दिखाई न दे, पता ही न चले, है ना। बिल्कुल। तो हिंदी में भाववाच्य वहाँ होता है जहाँ सामर्थ्यहीनता की दशा हम देखते हैं। तो बच्चे को बता दो कि क्रिया यदि कर्ता से जुड़ती है तो कर्तृवाच्य, कर्म से जुड़ती है तो कर्मवाच्य, और यदि ना कर्ता से जुड़े ना क्रिया से जुड़े, खाली भाव रह जाए तो भाववाच्य। कौन सा संकट है, बच्चा आराम से समझ पाएगा। मैं समझता हूँ जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो ये बड़े सहज रूप हैं, और हम बच्चों को जब इस रूप में पढ़ाएं तो ये ऐसा होना चाहिए कि व्याकरण को एक बोझ ना बनाए। व्याकरण को बोझ बनाना बच्चों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो ये आपने जो बात कही है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ, और ये बिल्कुल सही है। भाषा अपने आप में व्यक्तित्व का विकास करती है। जब हम हिंदी भाषा को पढ़ें, भाषा की रूप रचना को पढ़ें, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा व्याकरण भी यदि पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। भाषा का हम बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा समझाया भाषा के विषय में। विद्यार्थियों को मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा और जीवन में अपने उतारेंगे, अमल करेंगे। जी, मेरी भी यही आशा है कि विद्यार्थी भाषा पढ़ें, उसके विभिन्न रूप भी पढ़ें, कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें, आनंद लें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें। क्योंकि आज जो हिंदी है यह विश्व की संपर्क भाषा के रूप में सामने आ रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्व के साथ यदि जुड़ना है तो अंग्रेजी पहले माना जाता था कि आनी अनिवार्य है, लेकिन आज का सच ये है कि यदि हम विश्वव्यापी होना चाहते हैं तो हिंदी का ज्ञान, हिंदी भी आनी चाहिए। और हिंदी के अच्छे ज्ञान के लिए व्याकरण का थोड़ा ज्ञान, सामान्य ज्ञान अपने आप में उसे बल देता है और हमें और अधिक जो है भाषा का ज्ञाता बनाता है। और हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी लोग अपने जीवन में व्याकरण का उपयोग अधिक से अधिक करेंगे और भाषा को एक शुद्ध रूप प्रदान करेंगे, और जिससे भाषा का एक जीवंत बने हिंदी भाषा, और इसका प्रचार प्रसार हो, विकास हो। ठीक है।